नमस्ते बच्चों। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों वो नीट 2023 क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। ओके, तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात देखो, मैं तुम्हें यहाँ ये समझाने जा रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। इन क्वेश्चन में बच्चों आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन में दिया हुआ होता है, एक रीजन में दिया हुआ होता है। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए वो है हमारे कंसेप्ट। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, हमें एनसीईआरटी बुक की हमारी लाइंस लर्न है, तो हम ये क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने दो बातें क्यों कही कि हमें लाइंस लर्न है या हमारे कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो इन ऑप्शंस में हमें ये पता लगाना है कि भाई हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है या नहीं, रीजन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि हमें सीधा सीधा पहली बात तो अगर हमें पता होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, हमें एनसीईआरटी बुक के लाइंस याद होंगे, तो हम बिल्कुल फटाफट लाइंस को पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो लाइंस यहाँ लिखी हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर। दूसरी चीज जो यहाँ आती है, जैसे ही हम ट्रू और फॉल्स को पता करते हैं वैसे ही हमारे इन चार ऑप्शन में से ये दो ऑप्शन से हमारे आंसर निकल जाते हैं, है ना। देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, तो जैसे ही हमें पता चलेगा भाई असर्शन और रीजन में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो हम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पर असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, तो हमारे पास वापस दो ऑप्शन हो जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 दे रखा है ना। तो जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू है तो हमें क्या करना है, तो हमें आगे का जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है कि असर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और सेकंड जो ऑप्शन है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर हमें ये पता लगाना है कि भाई जो हमारा रीजन है ये हमारे इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है जहां हमें ये पता लगाना है कि रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जो है इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने की बच्चों बहुत सिंपल ट्रिक है। हमें क्या करना है, हमें कुछ टर्म्स यूज करनी है असर्शन एंड रीजन के बीच में। जैसे असर्शन और रीजन को हम साथ में पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या टर्म्स यूज करेंगे, वी विल यूज द टर्म्स बिकॉज या फिर देयरफॉर और ड्यू टू। तो कुछ ये टर्म्स हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इन टर्म्स को यूज करने से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई लाइन 1 एंड लाइन 2 मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं या नहीं। अगर ये लिंक हो जाते हैं तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी भाई कि असर्शन जो है, रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान रखनी है एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन के लिए। ओके, बाकी तो हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम ट्रू और फॉल्स के बेस पे अपने ऑप्शंस को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो ये तीन बातें हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल से बताने जा रही हूँ कि कैसे असर्शन रीजन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। ATP is used at 2 steps in glycolysis। जैसे ही बच्चों ये लाइन आप यहाँ पढ़ोगे वैसे ही आपके दिमाग के अंदर है ना ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पाथवे लर्न नहीं है, ये फ्लो चार्ट आपको लर्न नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ATP कितने स्टेप्स में यूज किया जा रहा है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ओके, तो तुरंत आपके दिमाग में ये स्टेप आ जाना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों ATP है ना, देखो यहाँ फ्लो चार्ट के अंदर देखो, तो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऐड होता है। सेकेंड जो स्टेप होता है वहाँ पर जो है ना फ्रक्टोज के साथ में एक फॉस्फेट ऐड होता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हमारे पास में बनता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा जो असर्शन है दिस इज द राइट, बिकॉज हम यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर ATP को यूज कर रहे हैं। सो असर्शन इज ट्रू। सेकेंड देखो रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेप क्या करता है, सेकेंड ATP इज यूज्ड इन कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ये स्टेप भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है और ऑप्शन नंबर थर्ड है ये तो बिल्कुल हट गए, ये तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कोई ना कोई एक फॉल्स है। तो फॉल्स तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब कुछ ट्रू है। तो अब हमें पता लगाना है कि रीजन इज
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन और नॉट। चलो, तो वही कंसेप्ट अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ। देखो, जैसे मैं अपन ने 3 टर्म्स को सोचा था कि हम उसको यूज करेंगे, बिकॉज, देयरफॉर एंड ड्यू टू। ठीक है, तो अब चलो इनको यूज करके देखते हैं। तो मैं लाइंस को पढ़ती हूँ। एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस because first ATP is used in converting glucose into glucose 6 phosphate and second is used in conversion of fructose into fructose 6 phosphate। अब देखो, ये दोनों चीजें बिल्कुल ट्रूली एक दूसरे के साथ में लिंक हो रही है, ट्रूली लिंक हो रही है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 स्टेप्स की, और यहाँ पर भी 2 स्टेप दे रखे हैं और दोनों स्टेप बिल्कुल सही हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। बोथ ए एंड बी assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा। अब अगर हमें गैमेटोफाइट का लाइफ साइकिल लर्न है कि वहाँ मॉसेस के अंदर प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज होती है, तो ही हम इसको बता पाएंगे कि भाई हमारा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें कंसेप्ट ध्यान होने चाहिए। एनसीईआरटी की कई बार रीडिंग लगानी चाहिए ताकि लाइंस हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो चीज़ है फर्स्ट स्टेज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मॉसेस में प्रीडोमिनेटिंग स्टेज होती है उनके लाइफ साइकिल की, वो गैमेटोफाइट होती है, जो 2 स्टेजेस से बनी हुई होती है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रोटोनिमा है। सो दिस assertion is true। प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। तो ये भी बच्चों बिल्कुल ट्रू है। देखो, डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, तो ये भी ट्रू है। अब देखो, बिल्कुल यहाँ एक टर्म आ गई डायरेक्टली, है ना। तो हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि भाई डायरेक्टली प्रोटोनिमा से स्पोर्स डेवलप होंगे। ओके, और जब डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं तो दिखती बात है कि ये इसकी फर्स्ट स्टेज को ही बनाएंगे। अब यहाँ पर आप वो टर्म्स यूज कर सकते हो। अपन इसको बिकॉज यूज करके देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज बिकॉज प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। क्लियर हो रहा है। तो हमने जैसे यहाँ बिकॉज किया तो बिल्कुल ये दोनों जो assertion एंड रीजन है वो एक दूसरे के साथ में लिंक हो जाते हैं। ओके, तो अगेन हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ट्रू है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर मूव करते हैं। लेट वुड हैज़ फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। अब जैसे ही लेट वुड का नाम आता है तो हमें लेट वुड और जो हमारा अर्ली वुड है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पेज नंबर 96 हमारी जो टेक्स्ट बुक का है, देखो वहाँ पर लेट वुड में क्या दे रखा है? लेट वुड इज ऑल्सो नोन एज ऑटम वुड। ओके, और यहाँ पर क्या होता है? विंटर के सीजन में कैम्बियम इज लेस एक्टिव, सो इट फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स। तो लेट वुड के बारे में ये चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। और नैरो वेसल्स भी है ना, जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। तो ये लाइन हमारे दिमाग के अंदर आएगी तो ही हम बता पाएंगे कि assertion ट्रू है या फॉल्स है। सो दिस इज ट्रू। और अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कैम्बियम इज लेस एक्टिव, सो अगेन द रीजन इज ट्रू। अब जरा इसको अपन लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक करो। लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स एंड नैरो वेसल्स बिकॉज कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। तो बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ लिंक होता है, लेस एक्टिव है, इसीलिए लेट वुड के अंदर फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स बन रहे हैं। ओके, सो अगेन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं। देखो, इन जिम्नोस्पर्म्स ओके, द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट। ये तो बिल्कुल सही कंसेप्ट है, ट्रू है। लेकिन फिर भी ये ट्रू है या नहीं इसको पता लगाने के लिए हमें है ना जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से वहाँ पर जो पॉलेंस है वो डिस्पर्स हो रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर दे रखा है दे आर कैरीड इन द एयर करेंट्स। ओके, अगेन देखो रीजन, एयर करेंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। ये भी सही बात है। वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। ये थोड़ा सा देखो गड़बड़ मामला हो गया, पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, है ना। ये कंसेप्ट गलत हो गया ना। देखो, जब पॉलन ग्रेन है आर्किगोनिया पे पहुंच रहा है तो वो वहाँ जर्मिनेट तो हो गई, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो हो गई, तो रीजन क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। और देखो यहाँ पे भी आप कंसेप्ट भी देखो, यहाँ आपके बिल्कुल लिखा हुआ होगा
pollen tube carrying the male gamete grows, pollen tube grows, ये देखो pollen tube grows, तो pollen tube grow होती है, तो यहाँ पर रीजन हो गया हमारा फॉल्स। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन 2 या 3 में। देखो assertion is true but reason is false, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट, ये तो अपन को पता है ना। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ये भी बात सही है, एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। मैंने तो कह दिया भाई कि ये बात सही है, ट्रू है, बट हम आपको ये कंसेप्ट कब ध्यान रहेगा, जब आप इन्फ्लोरेसेंस की इन लाइन्स को आप अच्छी तरह से लर्न करके रखोगे। बिल्कुल सिंपल, देखो यहाँ लिखा हुआ है इन फ्लावर द मॉडिफाइड फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अच्छा बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारा जो नीट का क्वेश्चन पेपर आता है ना वो बिल्कुल लाइन टू लाइन आता है एनसीईआरटी बुक से, इसलिए एनसीईआरटी बुक की हमें बहुत बार रीडिंग लगानी चाहिए। कंसेप्ट समझो फिर उसको रीड आउट करो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर उनको अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, और कई बार वो नोट्स हमारे मतलब एग्जाम टाइम में ना स्ट्राइक नहीं होते। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि आप नोट्स तो बनाओ, उन टॉपिक्स के बनाओ जो आपको बिल्कुल ही एनसीईआरटी की लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहे, और जो चीज़ें आपको एनसीईआरटी से समझ में आ रही है तो आप बुक को ही पढ़ो। ये जो पूरी एनसीईआरटी की बुक है इसको आप ये समझो कि सारे नोट्स लिख के ही दिए हुए हैं हमें, क्योंकि सारी एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो assertion तो ट्रू हो गया, आगे चलते हैं। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ, है ना। तो अब देखो ये रीजन हमारा सही है कि नहीं, तो देखो अगली लाइन देखो, यहाँ बिल्कुल आपको दे रखा है इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इलोंगेट नहीं हुआ इसका मतलब कंडेंस हो गया, है ना। और क्या करता है, इट द एक्सिस गेट कंडेंस्ड एंड द एपेक्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट द सक्सेसिव नोड। बिल्कुल लाइन यहाँ रीजन के अंदर लिख दी, सो रीजन इज अगेन ट्रू। अब दोनों ट्रू बात हो गई है, तो अब हमें देखना है भाई करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पर है ना कोई भी क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं कि ये नॉट आएगा, है ना, क्योंकि दोनों बिल्कुल ट्रू हैं। और शूट जो एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में तभी चेंज होगा जब उसके अंदर फ्लोरल अपेंडेजेस डेवलप होंगे। तो बिल्कुल अगर आप इसको बिकॉज या ड्यू टू लगा के लिंक करोगे तो दोनों assertion एंड रीजन जो है बिल्कुल लिंक हो जाएंगे, मीन्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ट्रू है, हमें पता है ना, एंडोमेट्रियम डेवलप होती है और वहाँ पर जो हमारा जाइगोट है वो डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और उसका इम्प्लांटेशन होता है। ओके, रीजन क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटम डिजनरेट्स। ओके बिल्कुल सही है, देखो यहाँ पर दे रखा है ओव्यूलेशन हुआ बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ग्रेजुअली ये डीजनरेट हो जाएगा, एंड दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये भी कंसेप्ट सही है, ये देखो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का। तो हमारा रीजन एंड असर्शन दोनों के दोनों ट्रू तो है, बट क्या ये दोनों एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं, क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसको जरा हम जोड़ के देखते हैं दोनों को बिकॉज से, है ना। बिकॉज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो यहीं पे आते आते कुछ लिंकेज नहीं बैठा हमारा, है ना, दोनों एक दूसरे को लिंक नहीं कर रहे। लिंक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटम की बात कर रहे हैं और ऊपर हम फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा स्टेप हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिंक नहीं कर रहे, यानी कि रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ये मामला कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है उसका पर्पस सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है। ओके, सो ये जो कंसेप्ट है ये यहीं पे हमें पता चल गया कि भाई ये ट्रू नहीं है, दिस इज द फॉल्स कंसेप्ट। ओके, सो एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो देखो ये अगर सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ नहीं होता ना तो ये ट्रू कंसेप्ट होता, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये एक स्ट्रेटजी है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम की, लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं बनी हुई है। ओके,
नेक्स्ट देखें, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीज मिनेक ऑफ फीमेल फोइटिसाइड। बिल्कुल सही है, कंसेप्ट बिल्कुल ट्रू है। हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है यूज़ करना शुरू कर दिया। कैसे यूज़ करना शुरू कर दिया कि भाई इसको हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन की एक टेक्निक बना दी, तो इसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, बैन करना पड़ा इस टेक्निक को। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसको चेक कर देते हैं, रोक देते हैं इस प्रोसेस को, तो जो फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है, गर्ल चाइल्ड के जो है गर्ल चाइल्ड को जो सेव करने का हमारा चल रहा है अभियान, उसमें हम लोग जीत सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारा रीज़न है ये बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, देखो ऑप्शन हो गया असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, और देखो यहाँ पर दे रखा है जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी यहाँ बता रखा है, और एमनियोसेंटेसिस भी हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की एक स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जस्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशंस इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। ओके, सो दिस इज द ट्रू कंसेप्ट। अब देखो रीजन क्या है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स है ना, जरा हम लोग अपने किडनी के डायग्राम को देखते हैं, तो मेडुला कहाँ है, ये देखो मेडुलरी रीजन कौन सा है, इनर रीजन है। कॉर्टेक्स कहाँ है, ये कॉर्टेक्स यहाँ आउटर रीजन है। चलो अब आगे चलो, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हैनले। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मेडुलरी नेफ्रॉन है तो पक्की बात है कि वो यहाँ पर जाएगा, डीपर मेडुलरी रीजन्स के अंदर पहुँचेगा। एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्गर लूप, तो ये गलत बात है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो वो तो पक्की बात है कि वो शॉर्ट ही होंगे, यहीं कहीं सिमट जाएंगे, कॉर्टिकल पोर्शन तक ही कहीं ना कहीं सिमट जाएंगे। तो हमारा जो रीजन है, रीजन ट्रू नहीं है, रीजन इज फॉल्स, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से ना हमारे असर्शन एंड रीजन के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक चीज़ मैं फिर कहूँगी, आपको कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, एनसीईआरटी की लाइंस बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ओके, बाकी जहाँ पे ट्रू एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वहाँ आप बिकॉज, देयरफॉर, बट ऐसे टर्म्स यूज़ करके उनको लिंक करके देखो, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बिल्कुल सही सॉल्व कर लोगे। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, बाय।